दोस्तों लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इंसिडेंट के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों हुआ क्या कि 25 तारीख को दिसंबर में क्रिसमस वाले दिन मैं 500 रुपये लेके मॉल गया और मैं घर से ये सोच के निकला था कि भाई 200 रुपये की तो मैं मूवी देख लूंगा, 100 रुपये मेरा आना जाना किराया हो जाएगा और जो बाकी पैसे बचेंगे मैं उनको खा लूंगा। मगर मॉल जाके मुझे पता चला कि अरे भाई साहब टिकट ही 500 रुपये की है, यानी कि मूवी की टिकट ही 500 रुपये की है। अब इस सिचुएशन में हुआ क्या, भाई मेरे पास तो रिसोर्स ही लिमिटेड है क्योंकि अगर मैं सारे पैसे इसमें खर्च कर दूंगा खाऊंगा और आऊंगा कैसे, मतलब पैसे मेरे पास जो भी था वो कम बढ़ गया, जो मेरे पास रिसोर्सेज थे वो क्या पड़ गए, कम पड़ गए। और यहाँ पर एक प्रॉब्लम आई कि मेरे पास जो रिसोर्सेज थे वो लिमिटेड थे, लेकिन मेरी इच्छा तो आप देख ही सकते हो, मुझे तो भाई मूवी भी देखनी है, घूमना भी है और खाना भी है। तो दोस्तों ये जो सिचुएशन मेरे साथ अराइज हुई थी, ये सिर्फ मेरे साथ थोड़ी ना, ये आपके साथ भी होती होगी कि आप सोचते कुछ हो लेके कुछ और जाते हो और हो कुछ और जाता है। यानी कि ये जो प्रॉब्लम है लिमिटेड रिसोर्सेज और अनलिमिटेड वांट की, दोस्तों इस प्रॉब्लम को ही कहते हैं द प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी। और आज हम इसी स्केर्सिटी के प्रॉब्लम के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आपको थंबनेल से पता चली गया होगा कि आज हम 11th क्लास की माइक्रो इकोनॉमिक्स के इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स को इस लेक्चर में वन शॉट में कंप्लीट कर देंगे और साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि एग्जाम में जो ये क्वेश्चन आते हैं इनको अटेम्प्ट कैसे करें, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट पक्के पक्के क्वेश्चन आते ही आते हैं। आपके 6 से 8 से लेकर 10 नंबर इस चैप्टर से बन ही जाएंगे। तो दोस्तों मेरा नाम है रवि, आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक्स हाउस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गुरुजी की लाइन हो गई, कॉपी हो गया क्या? कोई बात नहीं, कोई बात। दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि जो प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी है, इसके अंदर हमारे पास रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। और हमारे पास जो वांट्स होती है दोस्तों वो क्या होती है, अनलिमिटेड होती है, अनलिमिटेड। और एक और चीज होती है दोस्तों कि ये जो स्केयर रिसोर्सेस हैं, जो ये रिसोर्सेस हैं, कई रिसोर्सेस ऐसे होते हैं दोस्तों जिनके ना एक से ज्यादा यूज होते हैं। एक से ज्यादा मतलब ऑल्टरनेट यूज होते हैं दोस्तों, ऑल्टरनेट यूज होते हैं, ठीक है, ऑल्टरनेट यूज। तो दोस्तों ऐसे केस में ये जो थर्ड वाला है ये हमारे जो स्केयर रिसोर्सेस है इनके इस्तेमाल को और भी ज्यादा प्रॉब्लम में डाल देता है। समझिए ऑल्टरनेट यूज का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए पेट्रोल है, और पेट्रोल अगर अगर पेट्रोल सिर्फ कार चलाने में हेल्प आए, सिर्फ बाइक चलाने में हेल्प आए तब तो ठीक है, बट पेट्रोल तो कई मशीनों को चलाने में भी हेल्प करता है। अब मान लीजिए जैसे मिल्क है, अब घर के अंदर तो दोस्तों लिमिटेड मिल्क आता है, लिमिटेड। अब किसी दिन ऐसा हुआ कि एक फैमिली मेंबर कह रहा है कि भाई मुझे पनीर खाना है, कोई फैमिली मेंबर कह रहा है कि भाई मुझे क्या कहते हैं छाछ पीनी है, कोई फैमिली मेंबर कह रहा है मुझे ना चाय पीनी है, कोई कह रहा है इसकी मिठाई बना दो, है ना, और कोई कह रहा है कि इसकी चाय बना दो, कोई कह रहा है मुझे सिर्फ रॉ मिल्क पीना है, रॉ मिल्क। मतलब एक मिल्क के इतने सारे यूजेस हो गए कि एक लीटर मिल्क, जो 1 लीटर मिल्क घर के अंदर आ रहा है ना, उससे इतनी सारी चीजें करना पॉसिबल है क्या? नहीं। लेकिन हम फिर भी मिल्क का इस्तेमाल करते हैं ना। तो हमको ये जो इस्तेमाल है, ये जो यूजेस है, ये कौन सिखाता है दोस्तों? यही चीज हमको इकोनॉमिक्स सिखाती है, इनके बारे में बताती भी और इनको करना सिखाती भी है। सर ये तो नॉर्मल सी बात हो गई ना। तो दोस्तों नॉर्मल ही है, सब कुछ नॉर्मल है, एकदम इजी। तुम्हारा भाई इसको एकदम इजी करके बताएगा कि जो हम डेली लाइफ में अज्यूम कर, मतलब देखते हैं, हम जो भी फील करते हैं, जो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं, वही सब इकोनॉमिक्स का पार्ट है। बस उनको टेक्निकल लैंग्वेज देनी होती है दोस्तों, बस नॉर्मल से कुछ नहीं, टेक्निकल लैंग्वेज देनी होती है और वही टेक्निकल लैंग्वेज हमको यहाँ सीखनी है। बस आपको पता ही होगा कि हर चीज जो दुनिया में है वो लिमिटेड है। अब उसको स्केर्सिटी नाम दे दिया, दैट इज नॉट टेक्निकल लैंग्वेज। तो इस टेक्निकल लैंग्वेज को तुम्हारा भाई एकदम इजी करके बताएगा। तो बने रहेगा वीडियो के साथ। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या बताती है। तो दोस्तों इकोनॉमिक्स हमको बताती है कि जो रिसोर्सेस है, जो ये लिमिटेड रिसोर्सेस है, ये जो लिमिटेड रिसोर्सेज यानी कि स्केयर रिसोर्सेज हैं, इनका यूज कैसे करें कि जो अनलिमिटेड वांट्स है ह्यूमंस की ये फुलफिल हो जाए। दोस्तों आपको भी पता है, मेरे को भी पता है कि इन रिसोर्सेज का ऐसे इस्तेमाल तो नहीं हो सकता कि हमारी जो अनलिमिटेड वांट्स है वो हमेशा के लिए पूरी हो जाए। यानी कि रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, तो हमको वांट्स भी तो लिमिटेड ही पूरी करनी पड़ेगी। तो वो ही इकोनॉमिक्स सिखाता है कि कौन सी वाली वांट्स को सबसे पहले पूरी करें जिससे हमको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, जिससे हम हमेशा क्या रहे, सेटिस्फाइड रहे। तो कौन कौन कंज्यूमर, मतलब एक इकोनॉमिक्स के अंदर कौन कौन से ग्रुप्स आ जाते हैं दोस्तों? कंज्यूमर आ जाएंगे, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर आ जाएंगे, प्रोड्यूसर, और सोसाइटी आ जाएगी, सोसाइटी।
तो दोस्तों जो इकोनॉमिक्स होती है वो हमको ये सिखाती है, एक कंज्यूमर को ये सिखाती है कि किस तरीके से वो अपना सेटिस्फेक्शन को क्या कर सके, मैक्सिमम कर सके। ठीक है, एक प्रोड्यूसर को सिखाएगी किस तरीके से वो अपना क्या कर सके, प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सके। एक सोसाइटी को सिखाई दोस्तों किस तरीके से वो अपना वेलफेयर को मैक्सिमम कर सके, वेलफेयर को मैक्सिमम कर सके। तो दोस्तों यही चीज हमको कौन बताता है, यही चीज हमको इकोनॉमिक्स बताती है। इकोनॉमिक्स डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ यूज ऑफ स्केयर रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, ये अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स को यूज क्या कहते हैं, सेटिस्फाई करना सिखाते हैं विद द यूज ऑफ स्केयर रिसोर्सेज, किस तरह इनका यूज करा जाए। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। इसकी एक और डेफिनेशन दोस्तों, इट इज द साइंस ऑफ चॉइस। ये चॉइस है, क्यों? क्योंकि हमारे पास तो दुनिया भर के वांट्स है ना, इन वांट्स में से हम कौन सा वांट्स को सेटिस्फाई करें। हमारे पास बहुत सारे तरीके के क्या कहते हैं चॉइसेस अराइज होते हैं डे बाय डे, कि भाई मेरे को मूवी देखनी है, खाना खाना है, कौन सी मूवी देखनी है, कितनी महंगी देखनी है, किस जगह देखनी है, कैसे देखनी है, कौन सा पिज्जा खाना है, किस जगह खाना है, कितने का खाना है। तो ये सारी चॉइसेस जो हमको मतलब बताती हैं, तो वही हमको कैसे, मतलब इसी के अंदर हमको सीखना है कि इकोनॉमिक्स हमको ये कैसे सिखाती है। इकोनॉमिक्स के अंदर ही हमको सीखना है कि हम कैसे इन चॉइसेस को अपने अकॉर्डिंग अडेप्ट करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास ये जो इकोनॉमिक्स है ना, ये इकोनॉमिक्स है, ये क्या है, साइंस ऑफ चॉइस है। ये साइंस ऑफ चॉइस है क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बताती है दोस्तों। ह्यूमन बिहेवियर के बाद, ह्यूमन बिहेवियर, ये किस तरीके से जब किसी चीज की प्राइस बढ़ती है तो लोग उसको खरीदना कम कर देते हैं, कोई चीज सस्ती मिलती है लोग उसको ज्यादा खरीदते हैं, फ्री मिलती है तो लोग उसके लिए चले जाते हैं, है ना। किस तरीके से इकोनॉमिक्स में चीजें काम करती हैं, लोगों का ह्यूमन माइंड पैसों को लेके, प्राइस को लेके किस तरीके से डाइवर्ट होता है, किस तरीके से लोग किस चीज को कैसे यूज करते हैं, वही सब हमको इकोनॉमिक्स करना सिखाती है। तो ये हमको यही सिखाती है कि जो स्केयर रिसोर्सेज है इनके यूज करने, इनको कैसे यूज करें ताकि जो हमारी अनलिमिटेड वांट्स है वो क्या हो जाए, सेटिस्फाइड हो जाए। सिंपल। चलिए, हमने ये पढ़ा कि लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, अनलिमिटेड वांट्स होते हैं, और इन्हीं को क्या बोलते हैं, स्केरसिटी बोलते हैं, प्रॉब्लम ऑफ स्केरसिटी, और इसी को दोस्तों बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रॉब्लम इकोनॉमिक्स के अंदर क्या आता है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, अनलिमिटेड वांट्स हैं, और हमारे पास ऑल्टरनेट यूज हैं, है ना, नेचुरल रिसोर्सेज के। तो हमारे पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उनके क्या है, लिमिटेड है, और उनके ऑल्टरनेट यूज होते हैं। ठीक है, अब हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो इसके बाद हमारे पास आता है टॉपिक ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक, ब्रांचेस या फिर टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ब्रांचेस। तो हमारे पास बेसिकली दो तरीके के टाइप है, दो बेस। तो वो कौन कौन से दोस्तों, एक हमारे पास हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स, और दूसरा हमारे पास हो गया मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखो, ज्यादा बड़ा चार्ट नहीं, बहुत सिंपल से टर्म्स में समझाऊंगा। अगर आप किसी पर बंदे के बारे में इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हो कि भाई मान लो मेरा दोस्त है, अगर कोई चीज वो मतलब मान लो गेम खेल रहा है ना, अब वो गेम खेल रहा है, तो मान ली पबजी खेल रहा, पबजी के अंदर उसके अंदर क्या हो गया, यूसीआई इवेंट आया। अब यूसी इवेंट आया तो यूसी सस्ती हो गई। अब यूसी सस्ती हो गई तो दोस्तों वो क्या करेगा, वो उस यूसी को ज्यादा खरीद रहा है ना। लेकिन वही चीज मेरे पर फर्क पड़ेगा कि भाई मैं क्यों खरीदूं, मेरे को तो किसी काम की नहीं है, मैं क्यों खरीदूंगा सस्ती होने पे। तो दोस्तों अगर हम पर बंदे की तरफ देखते हैं कि एक बंदे को किसी चीज के प्राइस कम ज्यादा होने से कैसे फर्क पड़ रहा है, या फिर किसी चीज को कंजम्पशन करने से उसका कैसे फर्क पड़ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसके अंदर हम इंडिविजुअली हर बंदे की स्टडी करते हैं। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स दोस्तों क्या होता है, ये पूरे ग्रुप की स्टडी करता है। ये स्टडी करता है एज अ स्टेट, एज अ नेशन, और एज अ होल वर्ल्ड, होल वर्ल्ड। तो दोस्तों इसके अंदर हमको ये पढ़ना है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स किस बेस पे स्टडी करता है, किस लेवल पे स्टडी करता है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स किस लेवल पे स्टडी करता है। तो हमको पता चला कि सर आपने बताया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है ना, वो इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करता है। किस पे करता है, इंडिविजुअल लेवल पे। लेकिन जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है दोस्तों, वो किस पे स्टडी करता है, वो होल लेवल पे करता है, यानी कि सब एक साथ आ जाता है। इसके अंदर जो दोस्तों हमारे टॉपिक्स होते हैं, लो रिलेटेड टू मार्जिनल एनालिसिस इंक्लूड इन इट्स स्कोप, यानी कि मार्जिनल एनालिसिस के बारे में बात करता है कि भाई पर चेंज पे कैसा आएगा, हर बंदे पे कैसा फर्क पड़ेगा। बट दोस्तों ये जो क्या कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स जो बात करता है, वो करता है प्रॉब्लम रिलेटेड टू होल इकोनॉमिक, लाइक एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक फाइनेंस, नेशनल इनकम, जो बड़ी बड़ी पॉवर्टी है ना, अनएम्प्लॉयमेंट, इन सब के बारे में कौन बात करता है, वो करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैं फिर बता रहा हूं, जो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो इंडिविजुअल लेवल पे बात करता है, चाहे वो एक बंदा हो या फिर एक फर्म हो, बस इसके बारे में बात करेगा। लेकिन जो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो पूरे के पूरे सबको साथ में लेके चलेगी। ये ऐसी चीजों के बारे में बात करता है जो पूरे समाज की प्रॉब्लम होती है, पूरे नेशन की, पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम है। लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स सिर्फ एक बंदे की प्रॉब्लम से रिस्पेक्ट करता है। ठीक है,
जो हमारे पास माइक्रो इकोनॉमिक्स है, माइक्रो इकोनॉमिक प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इंडिविजुअल प्राइस के बारे में बताता है। लेकिन ये किसके बारे में बताता है? तो दोस्तों नेशनल इनकम के बारे में बताता है, जर्नल प्राइस लेवल के बारे में बताता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस सिंपल होती है, लेकिन दोस्तों ये क्या होती है? कॉम्प्लेक्स होती है, क्योंकि इसके अंदर लार्ज लार्ज ग्रुप्स के बारे में हमें एक साथ में पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो इसके अंदर जब आपको डिफरेंस पूछा जाता है, जब आपको इसके अंदर डिफरेंस पूछा जाता है, तो डिफरेंस दोस्तों 4 से 5 नंबर का पूछा जाता है। कितने का? 4 से 5 नंबर का। जब आपसे ये डिफरेंस पूछा जाता है, अगर 4 नंबर में आता है दोस्तों, तो हमेशा ट्राई करिए कि आप एक पॉइंट एक्स्ट्रा लिख के आए और वो पॉइंट एग्जाम्पल के तौर में लिख दीजिए। तो आप इसका ये पॉइंट ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये 4 पॉइंट इसके आप याद कर लीजिएगा, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट कम से कम आपको याद होने चाहिए, साथ में आप अपनी तरफ से एक एग्जांपल बना के लिख सकते हैं। तो आपका ये क्वेश्चन कोई भी नहीं काटेगा, मैं बता रहा हूं, कोई भी नहीं काटेगा अगर आप एकदम सही लिखेंगे तो। ठीक है, चलते आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास अप्रोच ऑफ इकोनॉमिक्स। तो देखिए, अप्रोच का मतलब क्या हुआ कि हम इकोनॉमिक्स किस दृष्टिकोण से, किस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। तो दोस्तों, जब हम इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं किस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हम खाली किसके बारे में बात कर रहे हैं? फैक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, जो हो रहा है या जो हो चुका है या जो होगा, है ना। यानी कि एकदम ऐसी बात करेंगे जो एक्चुअली में इकोनॉमिक्स के अंदर घटित हो रही है या हो चुकी है या होंगी। तो ऐसी एक अप्रोच को बोलते हैं दोस्तों पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। कौन सी इकोनॉमिक्स? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। ऐसी अप्रोच जिसके अंदर हम फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं, जो हो चुका है या जो हो रहा है, जो होगा, उसके बारे में बात करते हैं। अब दूसरी जो हमारी इकोनॉमिक्स है दोस्तों, वो कौन सी इकोनॉमिक्स है? वो है हमारी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। दोस्तों, जब हम कभी किसी चीज के बारे में राय देते हैं, सलाह देते हैं, अपना ओपिनियन देते हैं, एडवाइस देते हैं, तो उस इकोनॉमिक्स को बोलते हैं हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। इसके अंदर ज्यादातर कौन सा वर्ड आता है दोस्तों? चाहिए मतलब शुड और टू, है ना, कि हमको ये करना चाहिए, महिलाओं को रोजगार देना चाहिए, लड़कियों से काम नहीं कराना चाहिए। तो जब भी ऐसे कोई काम, जब भी ऐसी कोई वर्ड आता है चाहिए, या फिर ऐसा लगता है आपको कि सामने वाला भाई कोई ओपिनियन दे रहा है, तो उसको हम कौन सी इकोनॉमी का अप्रोच बोलेंगे? नॉर्मेटिव इकोनॉमी का अप्रोच बोलेंगे। ठीक है, अब एक बात बताओ मुझे, आप मुझे खुद ही बताओ एक बात, क्या पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंदर जो फैक्ट्स है उसको हम प्रूव कर सकते हैं? अब बोलोगे यस सर, फैक्ट है तो मतलब कहीं ना कहीं लिखा होगा, उसके कोई ना कोई रेफरेंसेस होंगे, बिल्कुल कर सकते हैं। तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक के का हम प्रूव कर सकते हैं? सर कैसी बात कर रहे हो, किसी बंदे के मन में कोई बात चल रही है, उन्होंने अपनी राय दे दी, तो उसको कैसे प्रूव करेंगे? बिल्कुल एग्जैक्ट, हम इसको क्या कर सकते हैं? वेरीफाई कर सकते हैं। पॉजिटिव इकोनॉमी को क्या करा जा सकता है? वेरीफाई करा सकता है। लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को वेरीफाई नहीं किया जा सकता, है ना। एप्लीकेशन मतलब यूज कहां करेंगे? सेफ बियॉन्ड डाउट कैन बी प्रूव साइंटिफिकली, क्योंकि ये क्या कर सकते हैं? इनको साइंटिफिकली प्रूव करा जा सकता है। अरे भाई साहब, फैक्ट पे बेस है, और ये क्या है? इनको कहीं से भी प्रूव नहीं किया जा सकता। स्कोप ऑफ रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट स्टेटमेंट आर डिस्क्रिप्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव होते हैं भाई साहब, इनके ऊपर बात की जा सकती है, लेकिन रिजल्ट क्या है? पर्सपेक्टिव, सबका नजरिया अलग अलग हो सकता है, सब अपनी अपनी राय अलग अलग दे सकते हैं। अप्रोच क्या होती है? प्रॉब्लम की डजन, ये क्या होता है? ये किसी भी मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नहीं दी। अरे जो चीज हो चुकी है उससे कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगी, जो चीज हो रही है उससे कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगी। लेकिन जब हम राय देते हैं तो वो किस कंटेक्स्ट में देते हैं? कि भाई कोई प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन ले लो, ये कर दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो। तो मतलब हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की स्टडी इसीलिए करते हैं ताकि हम क्या कर सके? प्रॉब्लम की सॉल्विंग कर सकें। बट जो हमारी पॉजिटिव इकोनॉमी होती है वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड नहीं होती। ठीक है, अब बात करते हैं भाई साहब इकोनॉमी क्या होती है। इकोनॉमी तो दोस्तों सिंपल, बहुत सिंपल करके समझाऊंगा। जिस जगह पर लोग पैसे कमाने के लिए काम कर रहे हैं वो जगह इकोनॉमी कहलाती है। तो उस जगह पर डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज होंगी, और वो सारी एक्टिविटीज दोस्तों क्या कहलाएंगी? इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएंगी। इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे दोस्तों प्रोडक्शन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रेड हो रहा है, कंजम्पशन हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, है ना, बाय डिफरेंट एजेंट। डिफरेंट एजेंट कौन होंगे दोस्तों? कंज्यूमर हो सकता है, फॉरेन बंदे हो सकते हैं, प्रोड्यूसर हो सकता है, गवर्नमेंट हो सकती है। तो ये सारे क्या करेंगे? ये सारे के सारे हमारे एजेंट हैं जो क्या कर रहे हैं? प्रोडक्शन एक्टिविटी, कंजम्पशन कर रहे हैं, है ना, ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जिससे पैसा जनरेट हो रहा हो। तो ऐसी जगह जहां पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है उसको दोस्तों हम बोलते हैं इकोनॉमी। तो इकोनॉमी है क्या? एन इकोनॉमी इज एन एरिया ऑफ द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रेड एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय डिफरेंट एजेंट्स। हमने देखा एजेंट्स कौन है? इन एन गिवन जियोग्राफिकल लोकेशन इन वेरियस कंट्रीज, हर कंट्री में। जैसे इंडिया, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी। तो दोस्तों इंडियन इकोनॉमी क्या है? इंडियन इकोनॉमी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज होती है ताकि लोग क्या कर सके? पैसा कमा सके। जैसे प्राइमरी सेक्टर के अंदर अलग हो रही है एग्रीकल्चर,
है ना, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर इंडस्ट्री, टर्शियरी सेक्टर के अंदर क्या हो रहा है, सर्विस सेक्टर। तो यहाँ पर क्या हो रही है, प्रोडक्शन एक्टिविटीज होती हैं, लोग कंजम्पशन करते हैं, लोग ट्रेड करते हैं। तो ये सारी की सारी जो एक्टिविटीज है दोस्तों, ये किसका पार्ट होती है, ये हमारे इकोनॉमी का पार्ट होती हैं। तो सिंपल, कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, एकदम सिंपल करके बताऊंगा कि इकोनॉमी, मतलब आपको जब कोई पूछे तो एकदम सिंपल करके बताना कि इकोनॉमी एक ऐसी जगह होती है जहां पर लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एक्टिविटी करते हैं, जिससे वो अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, लिवलीहुड कमाते हैं। सिंपल, ठीक है। इसके बाद अब हमारे पास इकोनॉमी जो ना नॉर्मल फॉर्म में दो तरीके की होती है, यानी कि एक है हमारे पास सिंपल इकोनॉमी और दूसरी हमारे पास कॉम्प्लेक्स। देखिए कोई भी ना, मतलब वो क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी लेने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात समझिए, अगर आप बहुत सारे गुड्स पे डिपेंडेंट हैं, अगर आप अपने इर्द गिर्द ज्यादा चीजों की फैसिलिटी रखते हैं, तो आप कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी का पार्ट है। बट अगर आपको ज्यादा चीजों से फर्क नहीं पड़ता, जो मेरे पास है ठीक है, नहीं है तो नहीं है, तो वो सिंपल इकोनॉमी का पार्ट है। सर ऐसा कहाँ होता है, तो दोस्तों गांव के अंदर क्या होता है, लोगों को ज्यादा गुड्स रखने की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब वो ज्यादा चीजों पर डिपेंडेंट होते ही नहीं है। उनके पास फोन है, नेट है, चल रहा है, नहीं चल रहा तो नहीं चल रहा, ठीक है। हमारे पास नेट नहीं है, हमने वाईफाई लगवा लिया, लिमिटेड पड़ रहा था, और क्या कहते हैं, इंटरनेट एक स्पीड बढ़ा ली। तो हमारे पास दुनिया भर की चीजें हैं शहरों के अंदर, बट गांव में ऐसा नहीं होता। तो जब हम डिपेंडेंसी चीजों के ऊपर बढ़ा देते हैं, जैसे अगर फ्रिज है तो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर डिपेंडेंसी होगा, हमारे पास अवन है तो भी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर डिपेंडेंसी होगा, एयर फ्रायर है, दुनिया भर की चीजें हैं तो उसके ऊपर भी क्या होगा, डिपेंडेंसी होगी। बट सिंपल इकोनॉमी, गांव के अंदर गैस नहीं है, कोई बात नहीं, चूल्हे पे खाना बना लेंगे, गैस है तो गैस पे बना लेंगे, मोबाइल है तो चल रहा है, नेट नहीं है तो कोई बात नहीं, रख दो। मतलब नॉर्मल सा है कि हम ओनली सिंपल गुड्स आर प्रोड्यूस, सिंपल गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, और यहाँ पर भाई वेराइटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस होते हैं। टेक्निक यूज्ड प्रोडक्शन प्रोसेस और सिंपल, यहाँ पर जो टेक्निक यूज करते हैं वो कौन सी होती है, सिंपल होती है, लेकिन यहाँ पर जो है बहुत कॉम्प्लेक्स हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी यूज होती है। तो गांव में अभी भी क्या होता है, बार्टर सिस्टम यूज करते हैं। बार्टर सिस्टम समझते हैं दोस्तों, सामान के बदले सामान। जैसे ना पहले क्या होता था ना हमारे गाँव में, मतलब पहले क्या अभी भी होता है कि वो जो आइसक्रीम वाला आता है ना, आइसक्रीम वाला, हम ना घर से थोड़ा थोड़ा गेहूं निकाल कर आइसक्रीम वाले को दे देते हैं। तो आइसक्रीम वाला क्या करता था, उसके बदले हमको आइसक्रीम दे देता था। अब हमने आइसक्रीम दे दी, तो मतलब मैंने उसको गेहूं दिया, उसने मुझे आइसक्रीम दी, क्या हो गया, ट्रेड हो गया, यानी कि सामान के बदले सामान। और इस चीज को दोस्तों बोलते हैं बार्टर सिस्टम, है ना। तो बार्टर सिस्टम गांव में अभी भी चलता है, जहां पर सिंपल इकोनॉमी होती है वहां पर लोग बार्टर सिस्टम में ट्रेड कर लेते हैं। लेकिन जो हमारे शहर है, यहाँ पर बिना पैसों के कोई भी ट्रेड मुश्किल नहीं है, बिना पैसों को कोई किसी को पूछता ही नहीं है। यहाँ पर वांट्स क्या होती है, लोगों के लिमिटेड होते हैं, लेकिन यहाँ वांट्स क्या होते हैं, अनलिमिटेड। यहाँ पर एक चीज के लिए दूसरी चीज हमेशा अराइज ही रहती है, एक चीज के लिए हमेशा दूसरी चीज अराइज ही रहती है। ये क्या होती है, सेल्फ रिलायंट होती है, लोगों की डिपेंडेंसी खुद पे ज्यादा होती है, लेकिन ये मॉडर्न इकोनॉमी है, चीजों पे ज्यादा डिपेंडेंसी होती है। इसके बाद दोस्तों जो बहुत मेन टॉपिक है वो है हमारा कि हमारे पास जो टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स हैं, टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज, इकोनॉमीज। दोस्तों हमारे पास टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स कितनी है, वो है हमारे पास दोस्तों तीन, ठीक है। कौन कौन सी हैं, एक है हमारे पास मार्केट इकोनॉमी, दूसरा है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, तीसरा है मिक्स्ड इकोनॉमी। इसे प्लान्ड इकोनॉमी या फिर सेंट्रली प्लान्ड भी बोलते हैं, सेंट्रली प्लान्ड, जिसको हम कमांड इकोनॉमी बोलते हैं दोस्तों, कमांड इकोनॉमी बोलते हैं, ठीक है। कोई भी नाम आ जाए, आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपका भाई सब कुछ बताएगा आपको कि एग्जाम में कैसे कैसे क्या कौन सी चीज पूछी जा सकती है, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखते हैं मार्केट इकोनॉमी क्या होती है। बहुत सिंपल है, मार्केट में कौन होता है दोस्तों, बायर्स और सेलर्स होते हैं। बायर्स और सेलर्स का काम होता है, बायर सर खरीदता है, सेलर बेचता है, बाइंग सेलिंग करते हैं। तो दोस्तों बाइंग करने को बस खाली एक टेक्निकल वर्ड बोलते हैं, डिमांड करता है, और सेल करने को दोस्तों बोलते हैं सप्लाई करता है। तो मार्केट के अंदर दो शक्तियां हैं, दो महान शक्तियां, एक है हमारे पास डिमांड और एक है हमारे पास सप्लाई। तो डिमांड करने वाला कौन होता है, बायर, और सप्लाई करने वाला कौन सा होता है, प्रोड्यूसर। तो हमारे पास जो बायर सेलर है वो क्या करेंगे, डिमांड एंड सप्लाई करेंगे। और दोस्तों यही शक्तियां मार्केट के अंदर हर चीज डिसाइड करती हैं। प्राइस क्या होगा, है ना, डिसीजन मेकिंग, प्राइस कौन होगा, किसका क्या कहते हैं, कौन सी सामान बिकेगी, ये सब कौन डिसाइड करता है इसके अंदर, मार्केट के अंदर, है ना। क्या कहते हैं, डिमांड एंड सप्लाई। और इसी को दोस्तों हम बोलते हैं, इन्हीं डिमांड और सप्लाई को हम बोलते हैं दोस्तों, इन्हीं डिमांड और सप्लाई को दोस्तों हम बोलते हैं मार्केट फोर्सेस, बाजार की शक्तियां, ठीक है। लेकिन सेंट्रली प्लान, जैसे इसका नाम सेंट्रल आ रहा है दोस्तों, सिंपल सी बात है, यहाँ पर कौन होगा राजा, यहाँ पर राजा होता है गवर्नमेंट ही हर चीज कंट्रोल करती है। प्राइस कौन देखेगा, गवर्नमेंट देखेगा, है ना। डिसीजन में क्या प्रोडक्शन होना है, कौन देखेगा, गवर्नमेंट देखेगा। प्राइस तो गवर्नमेंट देख रही है। गवर्नमेंट का रोल दोस्तों हमारी मार्केट इकोनॉमी के अंदर, गवर्नमेंट का रोल कितना होगा, लिमिटेड होगा, बहुत कम होगा। हर चीज पे ना ज्यादातर कंट्रोल जो होगा वो किसका होगा, वो मार्केट का होगा। लेकिन
सेंट्रली प्लांट के अंदर सब चीज पे कंट्रोल सिर्फ गवर्नमेंट का होता है। एफिशिएंसी क्या दोस्तों, जब लोगों के हाथ में होता है तो लोग किस लिए काम करेंगे, प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करेंगे। तो यहां पर जो मोटिव होता है दोस्तों, मोटिव मोटिव क्या होता है, वो होता है प्रॉफिट मोटिव। मार्केट इकोनॉमी के अंदर लोग प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, लेकिन यहां पर मोटिव क्या होगा दोस्तों, यहां पर होगा सोशल वेलफेयर, समाज का कल्याण करना, सोशल वेलफेयर। तो दोस्तों अगर मेरा मोटिव सोशल वेलफेयर है, मेरा मोटिव सोशल वेलफेयर है, तो सामान ज्यादा मतलब ऐसे नॉर्मल रखेंगे, जिसको जितना चाहिए उसको उतना ही देंगे। लेकिन हाईली एफिशिएंट इकोनॉमी यानी कि जब मोटिव मेरा प्रॉफिट होता है, तो यहां पर क्या करूंगा, जो जितना ज्यादा पैसे देगा मैं उसको उतनी ज्यादा अच्छी फैसिलिटी दूंगा। यानी कि यहां पर तो भाई लोगों को मतलब भगवान मानते हैं, जो कंज्यूमर होते हैं उनको भगवान, लेकिन यहां पर गवर्नमेंट के लिए सब बराबर है, चाहे तुम अमीर हो चाहे गरीब, डजंट मैटर। ठीक है। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहां पर इनकम क्या होते हैं, अनइक्वल होते हैं, लेकिन यहां पर इनकम इक्वल होते हैं। यहां पर सोशल जस्टिस के साथ काम होता है, यहाँ पर सोशल जस्टिस का काम नहीं होता। तुम अगर पैसे दोगे तो तुमको सामान मिलेगा, तुम पैसे नहीं दोगे तो तुमको सामान नहीं मिलेगा। सर मार्केट इकोनॉमी को कोई एग्जांपल, यस यूएसए। सर क्या कहते हैं सेंट्रल प्लांट का, चाइना, रशिया। ठीक है। अब आते हैं तीसरी इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी दोस्तों क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी भाई साहब डिसीजन मेकिंग कंट्रोल कौन करता है, रिसोर्सेज को मार्केट भी करेगी और गवर्नमेंट भी करेगी। यानी कि हमको यहाँ क्या देखने को मिलता है, पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप देखने को मिलता है। दूसरा डिसीजन मेकिंग किसका होगा, गवर्नमेंट का भी होगा, कुछ चीजों पे मेन चीजों पे गवर्नमेंट का होगा, कि जैसे डिफेंस वगैरह कौन देख रहा है, गवर्नमेंट देख रहा है। लेकिन जो बाकी चीजें हैं उस पर कौन कंट्रोल करता है, मार्केट कंट्रोल करती है। प्राइस डिटर्मिनेशन, प्राइस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द मार्केट फोर्सेस, बट कभी कभार किसी चीजों पे ना गवर्नमेंट रोक लगा दे। जब कोई चीज बहुत ज्यादा आगे बढ़ने लग जाती है ना, तो उस चीज पे गवर्नमेंट क्या करती है, रोक लगाती है ना। गवर्नमेंट का रोल क्या होता है, गवर्नमेंट का रोल भी लिमिटेड होता है, मतलब दोनों का बराबर रोल होता है लगभग लगभग। एफिशिएंसी क्या होती है भाई साहब, बैलेंस होती है, दोनों मिलकर काम करते हैं इसके अंदर, है ना। प्रॉफिट मोटिव सोशल वेलफेयर दोनों होता है। ठीक है। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इसके अंदर वेरी करता है कि भाई जो ज्यादा मतलब जैसे आपको इंडिया, यहां पर जो एग्जांपल आएगा दोस्तों वो किसका आएगा, इंडिया का आएगा। तो इंडिया का तो हाल आपको पता होगा कि भाई इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है। गवर्नमेंट अगर अच्छा प्ले करे तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम हो सकती है, लेकिन गवर्नमेंट अगर बेकार हो तो क्या ही कर सकते हैं फिर उसके अंदर। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं अपने 3 नंबर के वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको हम बोलते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, याद रखिएगा सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। दोस्तों सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी क्या बताता है कि भाई साहब एक्चुअली में हमारे पास इकोनॉमी के अंदर कौन सी प्रॉब्लम है। तो दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है ये क्यों अराइज हुई, क्योंकि हमारे पास प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो दोस्तों ये जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है 3 लेवल पर आती हैं। कौन कौन से लेवल पर आती हैं सर, कौन कौन से लेवल पर आती है, एक आती है हमारे पास व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन करें, एक आती है हाउ टू प्रोड्यूस, और आती है दूसरा फॉर होम टू प्रोड्यूस। सर प्रोड्यूस 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 इसलिए दोस्तों क्योंकि ये जो सेंट्रल प्रॉब्लम है ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, ये है हमारे प्रोड्यूसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर प्रोड्यूसर्स देखता है कि भाई मेरे को कुछ प्रोडक्शन करना है, तो मैं सबसे पहले सोचूंगा क्या प्रोड्यूस करूं, फिर उसके बाद सोचूंगा कैसे प्रोड्यूस करूं, और फिर उसके बाद सोचूंगा क्या क्या कहते हैं किसके लिए प्रोड्यूस करूं। ये प्रॉब्लम आई क्यों, क्योंकि बच्चों यहां पर ना लोगों के पास चॉइस होती है। ये प्रॉब्लम आने का कारण ही यही है कि लोगों के पास क्या है, चॉइस है, कि वो प्रोडक्शन के लिए उनके पास ऑप्शन अवेलेबल है। अगर किसी चीज के पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता, जैसे अगर मेरे को प्यास बुझानी है, तो प्यास बुझाने के लिए दुनिया में जो सबसे सर्वोपरि है वो है पानी। अगर पानी के अलावा भी कुछ ऑप्शन होता जिससे हम प्यास बुझा सकते हैं, तो भाई हम बिल्कुल वही पीते, हम पानी को कभी हाथ ही नहीं लगाते। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप कभी पानी को हाथ ना लगाओ, कभी नहीं हो सकता। ठीक है। अब व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर हमारे पास प्रॉब्लम है चॉइस की, क्योंकि हमारे पास 2 तरह के गुड्स होते हैं। एक होता है हमारे पास कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर गुड्स, और एक होता है हमारे पास कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स। तो दोस्तों जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं वो कौन से गुड्स होते हैं, ऐसे गुड्स होते हैं जो कि हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर जो है उनको अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन यानी कि अपनी खुद की आत्मसंतुष्टि सेटिस्फेक्शन को पूरा करने के लिए कंज्यूम करता है, अपने आत्मसंतुष्टि को पूरा करने के लिए खरीदता है। लेकिन कैपिटल गुड्स दोस्तों कौन से गुड्स होते हैं, ये वो गुड्स होते हैं जो कि दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, प्रोड्यूसर की। किसकी हेल्प करते हैं, प्रोड्यूसर की। जैसे कंज्यूमर गुड ब्रेड, कोई बंदा आया उसने ब्रेड खरीदी, ब्रेड को ऑमलेट का खा गया, तो ये कौन सा गुड्स कहलाएगा दोस्तों, कंज्यूमर गुड्स। बट अगर कोई प्रोड्यूसर है वो किसी मशीन को खरीदा, मान लो टेलर है तो टेलर मशीन खरीदा, तो उसके लिए वो गुड्स कौन सी है, उसको बेचेगा थोड़ी ना, क्या करेगा, उसको यूज करेगा ताकि वो कपड़े सिल सके, तो वो क्या कहलाएगी, कैपिटल गुड्स। ठीक है। कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड इन द हेल्प प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। लेकिन कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं, कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच कंज्यूम बाय द कंज्यूमर डायरेक्टली फॉर फुलफिल देयर सेटिस्फेक्शन, फुलफिल देयर सेटिस्फेक्शन।
तो ये किससे से रिलेटेड है दोस्तों? ये प्रॉब्लम, ये है प्रॉब्लम ऑफ सिलेक्शन ऑफ, है ना, गुड्स। अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू मार्केट उसको कौन सा, क्या कहते हैं, कौन सी गुड्स का प्रोडक्शन करना चाहिए? तो ऑफ कोर्स दोस्तों उस गुड्स का प्रोडक्शन करना चाहिए जो मार्केट के अंदर स्केर्सिटी फेस कर रही हो, जो नहीं अवेलेबल है, जो मुश्किल से दिख रही है। ठीक है, इसके बाद आता है हाउ टू प्रोड्यूस। इसके बाद आता है हाउ टू प्रोड्यूस दोस्तों। अब हमको समझ में आया कि सर आपने भी बताया कि व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ गुड्स है। तो यहाँ पर हाउ टू प्रोड्यूस मतलब कैसे उत्पादन करें, मतलब क्या समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई साहब कैसे बनाए गुड्स, सोच तो लिया हमको ये बनाना है, बनाए कैसे, यानी कि सर टेक्नोलॉजी कौन सी लें? तो क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दो तरीके की टेक्नोलॉजी है, एक है लेबर इंटेंसिव टेक्निक और दूसरी है दोस्तों कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव मतलब श्रम प्रधान, जहां पर मशीनों से ज्यादा लोगों से काम लिया जाता है, और दूसरा है कैपिटल इंटेंसिव यानी कि पूंजी प्रधान, जहां पर लोगों से ज्यादा मशीनों से काम लिया जाता है। सर ऐसी जगह भी अवेलेबल है क्या जहां पर इन दोनों से? बिल्कुल है भाई। जो छोटी छोटी होते हैं ना फैक्ट्रीज, इसके अंदर ज्यादातर ना लोगों से काम लिया जाता है, कैपिटल सॉरी लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का यूज कराता है। लेकिन जो हमारी बड़ी बड़ी होती है ना, रिलायंस, टाटा, ये और जैसे हमारी अमेजोन वगैरह, जैसे आपने सुना होगा कुछ समय पहले कि अमेजोन ने क्या अगर आपने कुछ एम्प्लॉइज को निकाल कर उनकी जगह रोबोट रख लिया। तो दोस्तों जहां पर भी बड़ी कंपनी आती है वहां पर ज्यादातर हमारी कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का यूज करा जाता है। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है भाई साहब, लेबर ज्यादा यूज होता है कैपिटल से, और यहां पर क्या होता है दोस्तों, यहां पर लेबर कैपिटल यूज होता है लेबर से। ठीक है, अब हमारे पास फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोडक्शन करें दोस्तों? ये जो प्रॉब्लम है ये है प्रॉब्लम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम से। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की प्रॉब्लम है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम मतलब कि हमारे पास ना इनकम डिस्ट्रीब्यूशन दो तरीके से होती है, या तो हमारा बंदा क्या होगा, रिच होगा, और या तो हमारा बंदा क्या होगा, पुअर होगा, अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। मतलब हम किसके लिए बनाए? अरे भाई उसी के लिए बनाएंगे ना जो हमारा सामान खरीद पाएगा। लेकिन अब ये देखना पड़ेगा कि भाई साहब बनाए किसके लिए, हमारे पास जो मार्केट में ज्यादातर लोग अवेलेबल है वो किस टाइप के हैं, उनको किस तरीके के, मतलब वो हमारा सामान खरीदने के लायक है भी या नहीं है, वो पे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी प्रॉब्लम हमको किस में देखनी पड़ती है, फॉर ह्यूम टू प्रोड्यूस में। दोस्तों यहां पर मैंने आपके लिए ये लगा दिया है कि जैसे कि ये लिखा है मीन्स चूजिंग ऑफ द मिक्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू प्रोड्यूस, कौन सा गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करें। एग्जांपल, शुड द इकोनॉमी डिवोट यानी कि रिसोर्सेज टू हेल्थ एंड एजुकेशन और डिफेंस एंड पुलिस, मतलब किस में जाए। ये एक एग्जांपल है दोस्तों, ये गवर्नमेंट के नजरिए से। अब दूसरा है हाउ टू प्रोड्यूस, who will do the production and which method of the production will be used, should the economy use labor intensive or फिर technical, and everyone has a job or use more efficient method of production that involve use of machine। मतलब अगर हम लेबर इंटेंसिव को यूज करेंगे तो सबके पास जॉब होगी, ऐसा कल्याण का कार्य होगा, या फिर बहुत इंटेंसिव और अच्छा प्रोडक्शन करें ताकि सप्लाई जल्दी जल्दी हो, जिसके अंदर हम मशीन का यूज करेंगे यानी कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। तो कौन से गुड्स का यूज करें यही हमको कौन सिखाता है, ये सिखाता है हाउ टू प्रोड्यूस, और हमको प्रॉब्लम बताता है कि भाई एक प्रॉब्लम अराइज हुई है। इसके बाद आता है फॉर हिम टू प्रोड्यूस, और जैसे मैंने आपको बताया जो प्रॉब्लम है एक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम से। दिस प्रॉब्लम refers to the selection of category of people who will ultimately consume the goods, that is whether to produce goods for more pure people and less rich, or more rich and less poor, मतलब ज्यादा गरीबों के लिए बनाए और कम अमीरों के लिए बनाए, या फिर ज्यादा अमीरों के लिए बनाए और कम गरीबों बनाए। यही तो कॉम्बिनेशन रख सकते हैं, इसके अलावा क्या दोनों के लिए बराबर बराबर रख सकते हैं, है ना। सिंस रिसोर्सेज आर स्केयर इन एवरी इकोनॉमी, हर रिसोर्सेज क्या कहते हैं, हर इकोनॉमी का, हर जो भी देश हो, हर रिसोर्सेज क्या होते हैं, सारे के सारे रिसोर्सेज स्केयर होते हैं, लिमिटेड होते हैं। ठीक है, नो सोसाइटी कैन सेटिस्फाई ऑल द वांट्स। ऑफ कोर्स हमने शुरुआत में पढ़ा कि हम हमारी वांट्स तो अनलिमिटेड है, लेकिन हम जो वांट्स देखते हैं इन वांट्स को तो उस हिसाब से फुलफिल करेंगे ना जिसके अंदर हम अपनी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन क्या कर सकें, अचीव कर सकें। अब गुड्स आर प्रोड्यूस फॉर दोज पीपल हु हैव द पेइंग कैपेसिटी, है ना। द कैपेसिटी ऑफ पीपल टू पे फॉर गुड्स डिपेंड अपॉन द देयर लेवल ऑफ इनकम, मतलब उनके लिए प्रोडक्शन करें जो हमको पे कर सकते हैं, और जो पेइंग कैपेसिटी वो लोगों को किस पे डिपेंड करती है, लेवल ऑफ इनकम। और अगर लेवल ऑफ इनकम डिपेंड करती है तो दोस्तों ये जो प्रॉब्लम हो जाती है ये आ जाती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किस तरीके से बटे हुए हैं, यानी कि लोगों की इनकम लेवल क्या है, तभी तो हम उसके हिसाब से प्रोडक्शन करेंगे। अब जैसे इंडिया है, इंडिया के अंदर लोग गुप्ता जी बर्गर खाना ज्यादा पसंद करते हैं, मैकडी वगैरह जाना, तो यहाँ पर उस लेवल का प्रोडक्शन नहीं होता ना। यहाँ पर प्रोडक्शन क्या होगा, जगह जगह आपको बर्गर की छोटी छोटी कार्ट्स मिलेंगी जहां पर सस्ते में बर्गर मिल जाता है। तो प्रोडक्शन ऑफ लेवल क्या होता है, उस लेवल का करना चाहिए जिस लेवल की क्या होती है, लोगों की इनकम होती है। तो एरिया वाइज हर चीज का प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है, इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास टॉपिक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो दोस्तों बहुत आसानी से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। देखिए
मान लीजिए आपके पास ना 3 ऑफर है, 10,000 रुपए, है ना, 12,000 रुपए और एक 15,000 रुपए की जॉब का, है ना। मैं आपसे बोलूं ABC, आप बताओ इनमें से कौन सी जॉब चूज करोगे? सर मैं तो 15,000 वाली करूंगा। ऑफ कोर्स 15,000 वाली करोगे भाई, सबसे ज्यादा वाली जॉब तो करोगे आप, है ना। आपने थोड़ा सोचा होगा कि भाई कम जॉब वाली करेंगे, ज्यादा वाली करेंगे। आप रहते हो दिल्ली में और ये जॉब है कहाँ पर, मान लीजिए कन्याकुमारी में, आप करोगे? नहीं सर, फिर 12,000 वाली दे दो, अगर वो दिल्ली में मिल रही है, बिल्कुल 12,000 वाली। जब आपने 15,000 वाली चूज करी तो आपने जो सेकंड बेस्ट था वो कौन सा छोड़ा था? आपका जवाब आएगा सर 12,000 वाली। कौन सा? 12,000 वाली। तो जब आपने 12,000 वाली जॉब को छोड़ा तो आपकी जो क्या कहते हैं, तो आपने किसको पकड़ा? 15,000, यानी कि 15,000 वाली जॉब लेने की जो कॉस्ट लगी आपको, वो दोस्तों कौन सी हुई? वो हुई 12,000 वाली, है ना। तो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दोस्तों एक्चुअली में होती क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जब आप कोई ऑप्शन को चूज करते हो तो उसके लिए जो सेकंड बेस्ट चीज है उसको जो सेक्रीफाइस करते हो उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे आप मेरा लेक्चर देख रहे हो, आप इस समय कोई मूवी देख सकते थे, आप गेम खेल सकते थे, आप म्यूजिक सुन सकते थे, आप जाके क्रिकेट खेल सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, लेकिन आप अपने अपने आप को क्या कर रहे हो? डेवलप करने की कोशिश कर रहे हो, आप कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हो। तो इस चीज की जो कॉस्ट है वो आपकी सेकंड बेस्ट चीज है जो आपने छोड़ी है, ठीक है। तो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या कहलाती है? द ऑप्शन ऑप्टेड, है ना, द ऑप्शन ऑप्टेड एंड द सेकंड बेस्ट ऑप्शन, जो भी आपने छोड़ा उसको क्या बोलेंगे? हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलेंगे, है ना। तो यहां पर हमने 15,000 रुपए की जो जॉब ली उसको ऑप्ट करने की जो कॉस्ट लगी दोस्तों वो कौन सी लगी? 12,000 रुपए। तो 12,000 की जो जॉब थी वो आपके लिए क्या थी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी। अब मेरा सेकंड सवाल है कि जब आपने 12,000 रुपए की जॉब को ऑप्ट करा, जब आपने 12,000 वाली जॉब को ऑप्ट करा तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कौन सी होगी? अब आप में से कई लोग जवाब देंगे 10,000 रुपए, बट दोस्तों 10,000 रुपए इज नॉट द सेकंड बेस्ट। अब तो सेकंड बेस्ट 15,000 हो गया ना, 15,000 है सेकंड बेस्ट। कहोगे सर कैसे? तो दोस्तों हमको देखना सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी कौन सी है। जिस चीज को आपने चूज करा उसके बाद जो सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी बचती है वही आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। आई होप आपको ये वाला पॉइंट समझ में आया होगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो बहुत सिंपल है कि जो आपने, जब आप कुछ करते तो उसके लिए जो सेक्रीफाइस करते हो वही आपका क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बट आपके लिए जो सबसे सेकंड बेस्ट, सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है वही आपकी क्या होती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। अब बात करते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो दोस्तों मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जब आपने 12,000 वाली जॉब को छोड़ के 15,000 वाली जॉब चुना, तो पर यूनिट आपने कितना क्या कहते हैं सेक्रीफाइस करा। तो देखिए जब आपने 12,000 रुपए वाली जॉब चूज करा तो इनका डिफरेंस कितना आया था? 3,000 रुपए। तो 3,000 रुपए आपको ज्यादा मिला। लेकिन आप जब 12,000 वाली जॉब को ऑप्ट करते थे, जब ने आपने 12,000 वाली जॉब को ऑप्ट करा, तो इस जॉब को लेने के लिए आपने कौन सा सेकंड बेस्ट ऑप्शन चुना? 15,000 रुपए। तो दोस्तों आपने एक्चुअली में कितना सेक्रीफाइस करा? एक्चुअली में आपने 3,000 का सेक्रीफाइस करा। यानी कि एक चीज को चूज करने के लिए जो आपने, मतलब जो डिफरेंस आपने, जो सेकंड बेस्ट ऑप्शन का डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो पूरी की पूरी वही हो गई 15,000 रुपए, लेकिन जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा दोस्तों वो क्या होगा? वो होगा इनके बीच का डिफरेंस, है ना। MOC refers to the number of unit of commodity sacrifice to gain, है ना। इसको गेन करने के लिए कितने नंबर ऑफ कमोडिटी, यानी कितना आपने डिफरेंस सेक्रीफाइस करा, उसको बोलते हैं हम मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आई होप आपको डिफरेंस समझ में आया होगा कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द total sacrification and marginal opportunity cost is the difference between the variable you opted and variable you have sacrificed, है ना। जैसे 12,000 रुपए जॉब को चूज करने पे आपने 15,000 क्या कहता है सेक्रीफाइस करा, तो 15,000 टोटल क्या है आपका? मार्जिनल, सॉरी 15,000 आपका पूरा क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और जो 12,000 और 15,000 का जो डिफरेंस है यानी कि 3,000 पे, वो क्या कहलाएगा आपका? वो कहलाएगा MOC, और ये क्या है? हमारा OC। ठीक है, क्लियर, सिंपल, आपको ये चीज समझ में आ गई। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, चलिए ठीक है। अब आता है हमारे पास टॉपिक दोस्तों, ये भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, PPC, वेरी वेरी वेरी, है ना। इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, PPF नाम से, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। तो दोस्तों होता क्या है ये? तो दो देखो, एक इकोनॉमी के अंदर ना, एक इकोनॉमी के अंदर जो प्रोड्यूसर होता है, प्रोड्यूसर, तो प्रोड्यूसर के पास ना कुछ गुड्स होती हैं, मतलब कुछ चीजें होती हैं जिसके बेसिस पे वो क्या करता है? प्रोडक्शन करता है। तो उन चीजों के बेसिस पे जो प्रोड्यूसर वो कितने टाइप के कॉम्बिनेशन गुड्स के बना सकता है, इस चीज को क्या कौन दिखाता है? PPC दिखाता है। यानी कि एक प्रोड्यूसर के पास जो सामान है
उसका यूज करके वो क्या क्या उत्पादन कर सकता है, कितनी ज्यादा, कितनी मैक्सिमम, कितनी इंटेंसिटी से कर सकता है, उसको कौन दिखाता है, क्या कहते हैं, एक पीपीसी दिखाता है। क्योंकि सर मतलब थोड़ा और इजी करके समझाता तो थोड़ा और इजी करके समझिए। मान लीजिए आप ना अकेले रहते हो, आप घर में अकेले रहते हो और आपके पास बचा है कुछ राशन, कुछ सामान बचा है। मान लीजिए थोड़ा चीनी बचा है, थोड़ा क्या कहते हैं नमक बचा है, थोड़ा क्या कहते हैं हमारे पास दाल बची है, थोड़ी सी चावल बचे और थोड़ा सा हमारे पास आटा बचा है। तो इन सारी चीजों का यूज करके आप दो तरीके के कौन कौन से खाने मैक्सिमम यूनिट तक बना सकते हो जो आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है। तो इनका यूज करके आप कितने तरीके के दो फूड आइटम बना सकते हो, फूड आइटम, ताकि आप सर्वाइव कर सको। और मैक्सिमम बनाना है, क्या बनाना है, मैक्सिमम। इस चीज को कौन दिखाता है, इस चीज को दिखाता है पीपीसी, है ना। आपको ये चीज समझ में आई होगी कि पीपीसी क्या सिखाता है। पीपीसी शोज द वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। पीपीसी शोज द वेरियस कॉम्बिनेशन, बहुत सारे कॉम्बिनेशन दिखाता है ऑफ टू गुड्स, सिर्फ टू, विच a producer can produce बाय देयर गिवन टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज। जो भी उसके पास रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी गिवन है उनके बेसिस पर वो जो भी दो गुड्स के डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्शन क्या कहते हैं प्रोडक्शन कर सकता है, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना सकता है, उनको पीपीसी शो करता है। समझिए, जैसे कि ना हमारे पास ना एक जो प्रोड्यूसर है उसके पास मान लीजिए इतना एक जमीन है, क्या है, एक जमीन है, ठीक है। अब इस जमीन के ऊपर ना एक सीजन में कॉटन भी हो रहा है और साथ में क्या हो रहा है, चावल भी हो सकता है, यानी कि राइस। अब अगर एक प्रोड्यूसर पूरे के पूरे खेत के अंदर कॉटन ही बो दे तो कॉटन कितना मिला, मान लीजिए 10 यूनिट का कॉटन मिला। तो 10 यूनिट का कॉटन मिला तो चावल कितना मिलेगा, सर कैसी बात कर रहे हो, पूरे जमीन पर तो उसने कॉटन बना दिया, चावल उगाने की जगह कहां बची, एग्जैक्ट जीरो आएगा। कितना आएगा, जीरो। अब इसी तरीके से अगर मान लो थोड़ी सी जगह पर वो बंदा क्या बो देता है, कॉटन बो देता है, क्या कहते हैं, थोड़ी सी जगह पर चावल लगा देता है और 1 यूनिट चावल बढ़ा देता है। यानी कितना बढ़ा दिया उसने, 1 यूनिट चावल बढ़ा दिया, 1 यूनिट चावल बढ़ा दिया। तो दोस्तों जब उसने 1 यूनिट चावल बढ़ाया, 1 यूनिट चावल बढ़ाया, तो दोस्तों कॉटन के लिए तो प्रोडक्शन की जगह कम पड़ गई ना। अब जो कॉटन है वो कितनी जगह प्रोडक्शन होगा, खाली इतनी जगह पर। तो कॉटन कम हुआ, कॉटन कितने से कम हो गया, कॉटन हमारा 1 यूनिट से क्या हो गया, कम हो गया। इसी तरीके से जैसे ही उसने चावल फिर से बढ़ाया, उसने चावल का प्रोडक्शन फिर से थोड़ा सा बढ़ा दिया, तो उसके बाद क्या होगा, जैसे चावल का प्रोडक्शन बढ़ाया, 1 यूनिट बढ़ाया और एक यूनिट को बढ़ाने के लिए इस बार इसने 2 यूनिट का सेक्रीफाइस करा। और जैसे जैसे ये बढ़ रहा है वैसे वैसे इसका सेक्रीफाइजेशन भी बढ़ रहा है। अब इसने 1 यूनिट फिर से बढ़ाया, है ना, तो इसने क्या करा, -4 हो गया। यानी कि आप देखिए किस तरीके से, जब हमारा, जो हम इसको y मान लेते हैं और इसको x मान लेते हैं, जो हमारा जो चावल था वो पूरा का पूरा 10 था, कितना था, पूरा का पूरा 10। तो हमारे पास जो यहां पर क्या कहते हैं, इसका यूनिट बना लेता हूं, ये जो हमारे पास, जब हमारे पास x गुड यानी सॉरी y गुड जो हमारे पास 10 थी, यानी कि जो हमारा चावल था वो हमारे पास 10 था, कितना था, 10, सॉरी सॉरी, जो हमारे पास कॉटन था वो हमारे पास 10 था, 10। तो हमारे पास चावल कितना था दोस्तों, वो था हमारे पास 0, ठीक है। और जैसे ही हमारे पास थोड़ा सा चावल बढ़ा, थोड़ा सा चावल क्या हुआ, बढ़ा, यहाँ पर चावल बढ़ गया, यहाँ पर चावल बढ़ गया और यहाँ पर हमारा क्या हो गया, यहाँ पर हमारा कॉटन कम हो गया। तो यहाँ पर कॉटन कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पर कॉटन हो गया, यहाँ पर एक चावल आ गया और हमारे पास 9 कॉटन आ गए। तो दोस्तों अब समझते हैं कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का। तो दोस्तों बढ़ते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम पीपीसी के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का आखिरकार बताता क्या है, तो मान लीजिए कोई ना प्रोड्यूसर है और उस प्रोड्यूसर के पास ना रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी है। मतलब रिसोर्सेज क्या, उसके पास जो पैसे हैं और जो सामान है। तो किसी बंदे के लिए रिसोर्सेज मेनली क्या होता है, उसके पैसे। अब उसके पास जो पैसे हैं उसके अकॉर्डिंग वो बंदा कितने कॉम्बिनेशन से सामान बना सकता है दो गुड्स के बारे में। सर सिर्फ दो गुड्स क्यों, तो हमारी स्टडीज को इजी समझने, मतलब पीपीसी को इजीली समझने के लिए हम ये मानते हैं कि हमारे पास सिर्फ 2 ही कॉम्बिनेशन का प्रोडक्शन हो सकता है। तो कोई प्रोड्यूसर के पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उनका यूज करके वो कितने कितने प्रोडक्शन कर सकता है, कितने कॉम्बिनेशन बना सकता है अलग अलग, उसको ही हमारा पीपीसी बताता है। तो चलिए समझते हैं इसको एग्जांपल से। मान लीजिए एक जमीन है और इस जमीन के ऊपर ना, इस जमीन के ऊपर वो क्या उगा सकता है, वो 2 चीजें उगा सकता है, चावल, राइस और कॉटन। कॉटन
मान लीजिए वो जो कॉटन है, मान ये इसको ना किस में लिख देते हैं, क्विंटल में लिख देते हैं, क्विंटल में, ठीक है। तो चावल जो है वो हमारा वाई गुड हो गया, और जो हमारा क्या कहते हैं कॉटन है वो हमारा एक्स गुड हो गया। अब जब वो कॉटन को उगाएगा, अब मान लीजिए पूरे के पूरे ना खेत पे उसने चावल लगा लिए, तो कॉटन कितना होगा सर, पूरे के पूरे खेत पे चावल लगाना है तो कॉटन तो जीरो मिलेगा, बिल्कुल सही, जीरो मिला। लेकिन जब उसने कॉटन की थोड़ी क्वांटिटी बढ़ाई, कॉटन को थोड़ा क्वांटिटी बढ़ा दी, तो अब तक चावल के लिए जगह कम पड़ गई ना, तो इस जगह पर हमारा चावल क्या हो जाएगा, अब कम हो जाएगा। जैसे ही उसने कॉटन की एक यूनिट को बढ़ाया, उसने राइस की एक यूनिट में सेक्रीफाइस कर दिया। जैसे ही उसने कॉटन की एक और यूनिट में बढ़ाया, तो उसको राइस की दो यूनिट में सेक्रीफाइस करना पड़ा। और लगातार हमको यही देखने को मिला कि जैसे जैसे हमारा कॉटन बढ़ रहा है, वैसे वैसे हमारा जो राइस है वो क्या हो रहा है दोस्तों, कम हो रहा है। वो हमारा राइस का सेक्रीफाइस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और जैसे हमारा 4 क्विंटल हमारा जैसे ही हमारा कॉटन हुआ, तो हमारा राइस बिल्कुल कितना हो गया दोस्तों, जीरो हो गया। तो यही समझ लीजिए, जो है हमारा ये वाई है यानी कि राइस है, जब ये हमारा 10 था, जब ये हमारा 10 था, तो हमारा जो राइस था वो कितना को कॉटन था, वो कितना था, जीरो था। देखिए यहाँ पर हमारा राइस कितना है, 10, और हमारा कॉटन कितना है, जीरो। लेकिन इस पॉइंट पर ये जो हमारा 4 था, हमारा कॉटन क्या था, 4, और हमारा राइस कितना हो गया, जीरो। तो दोस्तों ये जो पीपीसी होता है ना, ये नहीं बता रहा, ये चीज नहीं बताता कि ये कितना उगा रहा है दोस्तों, ये बताता है कि कितना उगा सकता है। याद रखिएगा, कितना उगा सकता है, कितना प्रोडक्शन ये कर सकता है। समझ में आया, ये नहीं बताता कि क्या क्या प्रोडक्शन हो रहा है, ये बताता है कि क्या प्रोडक्शन हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी बताता है दोस्तों, इसके नाम में छुपा है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। क्या क्या पॉसिबिलिटी है जो आपके पास रिसोर्सेज है और टेक्नोलॉजी, उनके बेसिस पर आप कितने तरीके से प्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो सारे के सारे पॉइंट्स हैं ना दोस्तों, ये सारे के सारे पॉइंट्स यही बता रहे हैं कि ये किस तरीके से हमारा प्रोडक्शन कर सकता है। तो वो प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ये पॉइंट चुने, 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 वो प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि पीपीसी शोज द वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच अ कंज्यूमर sorry PPC shows the various combination of two goods which a producer can produce under given resources and technology। कंज्यूमर गलती से बोल दिया, हो जाता है, बाइक माफ करना अपने, ठीक है। उसके बाद हम समझते हैं कि इसके अजम्पशन क्या है, क्योंकि हम जब इसको समझ रहे हैं तो हमको पता है कि बहुत सारी चीजें हाइपोथेटिकली हमने मानी है, तो उसके अंदर ही हमको अजम्पशन समझना है दोस्तों। अजम्पशन मतलब क्या होता है, मान्यता है। कुछ चीजों को इजी करने के लिए हम कुछ चीज अज्यूम करके चलते हैं। तो हम क्या अज्यूम करके चल रहे हैं कि रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड। प्रोड्यूसर के पास जो रिसोर्सेज वो बढ़ेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे, जैसे अगर जमीन का टुकड़ा बढ़ जाएगा तो प्रोडक्शन तो बढ़ जाएगा ना मैक्सिमम। तो उसके बाद रिसोर्सेज क्या है, फुल यूटिलाइज है। रिसोर्सेज क्या है, फुल यूटिलाइज, यानी कि सारे के सारे, यानी कि पूरी जमीन का पूरा हिस्सा लेंगे, यानी कि पूरी जमीन का भरपूर हिस्सा करेंगे, कुछ भी हिस्सा छोड़ेंगे नहीं, कोई भी कोना छोड़ेंगे नहीं प्रोडक्शन के लिए। टेक्नोलॉजी क्या है, कांस्टेंट, टेक्नोलॉजी इंप्रूव नहीं होगी। जो भी बीज हम लेंगे, जो भी हम टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, वो सब क्या रहेगी, कांस्टेंट। जो हम चावल के लिए यूज कर रहे हैं वही हम क्या करेंगे, गेहूं के उतनी बराबर, कोई भी बढ़ेगी नहीं। इकोनॉमी प्रोड्यूस ओनली टू गुड्स, ये हमने समझ लिया, दो गुड्स। क्यों, क्योंकि हमारी एजम्पशन इजी है, और दूसरी बात हमारे 2D ग्राफ के अंदर हम सिर्फ दो ही गुड्स का प्रोडक्शन दिखा सकते हैं। फिर इसके बाद रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट, यानी कि दोनों के दोनों जो रिसोर्सेज हैं वो इक्वली एफिशिएंट नहीं है, एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल ही बराबर तरीके से फिट नहीं बैठती। और रिसोर्सेज आर परफेक्टली मोबाइल, और रिसोर्सेज को एक जगह से दूसरी जगह आराम से लेके जाया जा सकता है। यानी कि अगर हमारे पास जो रिसोर्सेज जैसे पैसे, तो इन्हीं पैसों से मैं चावल भी प्रोडक्शन कर सकता हूँ, चावल भी, और इन्हीं पैसों से दोस्तों मैं कॉटन भी प्रोडक्शन कर सकता हूं। तो दोनों के दोनों रिसोर्सेज क्या है, रिसोर्सेज जो है हमारे पास वो क्या है, मोबाइल है, ठीक है, एक से दूसरे पे मूवेबल आराम से हो सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपीसी। तो समझिए, हमारा पीपीसी का पहला जो कैरेक्टरिस्टिक वो क्या है, पीपीसी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। पीपीसी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो दोस्तों डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब क्या है, जैसे पीपीसी है ये है ना हमारा नीचे की तरफ कर्व होता है, नीचे की तरफ, ये देख लो नीचे की तरफ जा रहा है। तो नीचे की तरफ दोस्तों क्यों जाता है ये, क्योंकि जब हम एक यूनिट ऑफ किसी गुड्स की बढ़ाते हैं, जैसे कि हमने यहां पर देखा, अगर हमको गुड एक्स की एक यूनिट में क्या करना है, हमको बढ़ाना पड़ रहा था, हम गुड एक्स की एक एक यूनिट को क्या कर रहे थे, बढ़ाए चले जा रहे थे, बढ़ाए चले जा रहे थे, बढ़ाए चले जाते बढ़ाए। तो ऐसा हो रहा था क्या कि हमारी इस गुड्स में क्या कहते हैं, इंक्रीमेंट भी हो जाए और हमारी वाई गुड कमी भी ना हो। सर कैसी बात कर रहे हो आप, आपके पास डोरेमोन की पॉकेट थोड़ना है जो इसके अंदर आप जितना भी बनाओगे बढ़ता चला जाएगा, दूसरा कम भी नहीं होगा। अगर आपको एक चीज बढ़ानी है तो दूसरी चीज में कमी करनी पड़ेगी। तो इस चीज की वजह से ही हमारा जो पीपीसी है वो क्या हो जाता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्योंकि इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन दोस्तों, नेगेटिव रिलेशन। एक को बढ़ाने के लिए दूसरे में सेक्रीफाइस करना जरूरी होता है, क्योंकि रिसोर्सेज क्या होते हैं दोस्तों, लिमिटेड है ना। इसको ऐसा समझो जैसे आपके पास 100 रुपए है, अब 10 रुपए में कोल्ड ड्रिंक आ सकती है, 10 रुपए में समोसे आ सकते हैं। तो आप मैक्सिमम कितने समोसे कर सकते हो, 10। मैक्सिमम कितने क्या कहते हैं कोल्ड ड्रिंक खरीद सकते हो,
हो 10। अब आपको मैं कहूं 100 रुपए है, जाके ना 10 कोल्ड ड्रिंक 10 समोसे ले आओ, तो पॉसिबल है नहीं ना। अगर आपको मैं कहूं 10 कोल्ड ड्रिंक और क्या कहते हैं 2 समोसे ले आओ, तो भी पॉसिबल नहीं है सर। आप 5 कोल्ड ड्रिंक 5 समोसे, यानी कि 100 रुपए के अंदर जो आ सकता है वो लेकर सकते हो। अगर आप 5 कोल्ड ड्रिंक 5 समोसे लेके आते हो तो बराबर है। अगर आप 5 क्या कहते हैं 6 कोल्ड ड्रिंक 1 कोल्ड ड्रिंक बढ़ा देते हो, तो आपको समोसा एक कम करना पड़ेगा, तभी तो 100 रुपए पूरे बैठेंगे ना। तो इसीलिए जब एक को बढ़ाते हैं दूसरे में कमी करते हैं, इसकी वजह से जो हमारा डाउन क्या कहते हैं कर्व होता है पीपीसी, वो क्या होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। दूसरा हमारा पीपीसी कॉनकेव टू ओरिजिन। कॉनकेव टू ओरिजिन का मतलब क्या हुआ दोस्तों, वो अंदर की तरफ मुड़ा हुआ होता है, अंदर की तरफ, ये ओरिजिन की तरफ, ओरिजिन की तरफ मुड़ा हुआ होता है। और दोस्तों ये जो होता है, हमने अभी ऊपर कंसेप्ट पढ़ा था एमओसी, क्या पढ़ा था एमओसी, यानी कि जब हम किसी एक दूसरी चीज में गेन करते हैं, तो जो पहली गुड्स है उसके अंदर क्या करना पड़ता है, हमको सैक्रिफाइस करना पड़ता है। और इसकी रेट क्या होती है दोस्तों, इसकी रेट होती है इंक्रीजिंग 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 रेट से। एमओसी का दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है, एमओसी का फॉर्मूला होता है माइनस का डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स, क्योंकि हमारे दोनों वाई और एक्स के गुड्स के बीच में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है नेगेटिव, और इसको काटने के लिए हम माइनस लगाते हैं। अब जैसे कि इस एग्जांपल में समझते हैं, एक एग्जांपल के अंदर जैसे हमारा जो वाई गुड्स है वो हमारा पहले क्या हुआ 1 से कम हुआ, और हमारा जो एक्स गुड है वो 1 से बढ़ गया, यानी कि डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स माइनस का, तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। इसी तरीके से दूसरे में कितनी वैल्यू आएगी, दूसरे में देखिए 2 से बढ़ रहा है, 2 से कम हो रहा है और ये 1 से बढ़ रहा है, यानी कि 2 आ जाएगी। इसमें 3 से कम हो रहा है, 3 से 1 से बढ़ रहा है, तो इसमें 3 आ जाएगी। तो लगातार आपको दिख रहा होगा कि क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो एमओसी के इंक्रीजिंग रेट के कारण, एमओसी के इंक्रीजिंग रेट के कारण, ड्यू टू द इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग रेट ऑफ एमओसी, हमारा जो पीपीसी होता है दोस्तों वो क्या होता है कॉनकेव टू ओरिजिन होता है। सो व्हाट इफ हमारा जो एमओसी है, एमओसी डिक्रीजिंग रेट हो जाए, डिक्रीजिंग, और व्हाट हमारा जो एमओसी है वो क्या हो जाए, हमारा क्या कहते हैं कांस्टेंट हो जाए, कांस्टेंट है ना। डिक्रीजिंग जैसे कि अभी यहाँ पर 1 2 3 कर 4 करके बढ़ रहा है, अगर मान लो 4 3 2 1 करके घटने लग जाए, और क्या पता 1 1 1 ऐसी कंडीशन आ जाए, तो क्या होगा सर डिक्रीजिंग में क्या होगा, कांस्टेंट में क्या होगा। तो दोस्तों डिक्रीजिंग के अंदर क्या होगा, डिक्रीजिंग के अंदर हमारा जो एमओसी है वो दोस्तों क्या होगा, वो हमारा उल्टा हो जाएगा, यानी कि कॉन्वेक्स टू ओरिजिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, और ये हमारा बन जाएगा पीपीसी उल्टा एकदम, यानी कि कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। बट कांस्टेंट रेट में क्या होगा दोस्तों, कांस्टेंट के अंदर हमारा जो एमओसी है दोस्तों वो एकदम स्ट्रेट लाइन होगा, यानी कि एकदम स्ट्रेट, ठीक है। और ये हमारा क्या बन जाएगा, स्ट्रेट व्हेन एमओसी इज कांस्टेंट, व्हेन एमओसी इज डिक्रीजिंग, ठीक है। आपको समझ में आया होगा कि एमओसी का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे पीपीसी के अंदर। एमओसी ही हमारे पीपीसी के ना एक्चुअली में क्या बताता है, उसकी शेप को डिसाइड करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों हमारे पास अटेनेबल एंड अनअटेनेबल पॉइंट। सर क्या है, और ये अटेनेबल पॉइंट दो क्यों है, तो दो नहीं मत दोस्तों, देखो ये जो पीपीसी है दोस्तों ये क्या बताता है, हमारे पास जो रिसोर्सेज है उसके बेसिस पर डिफरेंट पॉइंट बताता है, जो हम या प्रोड्यूसर क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं डिफरेंट पॉइंट। अब जो मैक्सिमम पीपीसी बताता है, मैक्सिमम प्रोडक्शन बताता है कि अगर आप हर चीज को 100% यूटिलाइज कर लोगे तो आपको ये पॉइंट मिलेगा। बट क्या इसका मतलब ये है कि हमको ये वाला पॉइंट नहीं मिलेगा, ये भी तो पॉइंट अचीव कर सकते हैं, ये तो इसके अंदर ही आ रहा है ना। अगर हम थोड़े से कम रिसोर्सेज यूज करें तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। तो जो भी पॉइंट पीपीसी के अंदर हम अपने रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी का यूज कर सके करके अचीव कर सकते हैं दोस्तों, उसको बोलते हैं अटेनेबल पॉइंट। और जो हमारी औकात से बाहर है, जो हमारे रिसोर्सेज टेक्नोलॉजी से बाहर है, उसको दोस्तों क्या बोलेंगे, अनअटेनेबल पॉइंट। क्योंकि भाई ये बोलता है कि पहले ना औकात बढ़ा के आओ, पैसे बढ़ा के आओ, फिर मेरे से बात करना, क्योंकि पॉइंट यार बाहर है दोस्तों, हम मैक्सिमम यहां तक अचीव कर पाएंगे, इसको कैसे अचीव कर पाएंगे। तो जो भी हम अचीव कर सकते हैं उसको क्या बोलेंगे, अटेनेबल पॉइंट, और जो भी हमारे औकात से बाहर होगा उसको क्या बोलेंगे, अनअटेनेबल पॉइंट। समझ में आया, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों आता है हमारे पास चेंज इन पीपीसी। अब चेंज इन पीपीसी दोस्तों दो तरीके से होता है, देखिए इसको यहां समझाता हूं। चेंज इन पीपीसी, पीपीसी में चेंज दोस्तों दो तरीके से आता है। दो तरीके कौन सा, या तो दोस्तों हमारे पास क्या हो जाएगी, रिसोर्स बढ़ जाएगी, रिसोर्स, और हमारे पास टेक्नोलॉजी बढ़ जाएगी, या तो टेक्नोलॉजी। अब जरा ना मेरी बात ध्यान से समझिएगा, देखिए जो रिसोर्सेज होते हैं, मैंने आपको अभी दिखाया ऊपर कि रिसोर्सेज दोनों गुड्स के लिए क्या होते हैं, परफेक्टली क्या होते हैं, मोबाइल होते हैं, एक दूसरे में परफेक्टली शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे पैसे, हम सेम पैसों से ही हम क्या कर सकते हैं, सेम पैसों से चावल भी प्रोडक्शन कर सकते हैं, तो सेम पैसों से हम क्या कर रहे थे, सेम पैसों से ही हम कॉटन भी प्रोडक्शन कर सकते थे। अगर और जैसे जैसे हमारे पास जमीन है, तो जमीन के अंदर दोनों के दोनों सेम जमीन पर प्रोडक्शन हो सकता है आराम से। तो अगर हमारे रिसोर्सेज बढ़ते हैं दोस्तों, रिसोर्सेज बढ़ते हैं, तो बोथ गुड विल बी इंक्रीज और डिक्रीज साइमल्टेनियसली। both goods will affect
टुगेदर, दोनों साथ में अफेक्ट होंगे दोस्तों, दोनों। या तो अगर इंक्रीज होगी तो साथ में इंक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, और यहाँ पर हमारे पास या डिक्रीज होगी तो वो भी साथ में डिक्रीज होगी। ठीक है, अगर जमीन बढ़ गई, अगर जमीन बढ़ गई तो भी हमारे पास क्या हो जाएंगे, दोनों साथ में बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए जमीन घट गई तो वो भी दोनों साथ में ही घट जाएंगे, दोनों साथ में ही घट जाएंगे। ठीक है, लेकिन टेक्नोलॉजी में ऐसा नहीं होता दोस्तों, टेक्नोलॉजी में ऐसा नहीं होता भाई साहब। टेक्नोलॉजी राइस की अलग होगी, राइस की अलग होगी यानी एक्स गुड की अलग होगी, और कॉटन की अलग होगी यानी कि वाई गुड की अलग होगी। तो ये समझिए, सॉरी, हमारा जो राइस था एक्चुअली में हमारा वाई था, और ये हमारा क्या था, एक्स था। एग्जाम्पल पे टीके रहते हैं ताकि हमको अच्छे समझ में आए। तो मान लीजिए हमारे पास जो राइस की टेक्नोलॉजी है, राइस की जो टेक्नोलॉजी है वो क्या है, अरे राइस के अलग बीज होंगे, कॉटन के बीज क्या होंगे, वो अलग होंगे, तो दोनों की टेक्नोलॉजी अलग है ना। अगर राइस के अच्छे बीज आएंगे तो कॉटन की प्रोडक्शन थोड़ा बढ़ेगी, सिर्फ किसकी बढ़ेगी, राइस की बढ़ेगी। तो यहां पर तो दोस्तों जहां पर हमारे रिसोर्सेज में दोनों एक साथ बढ़ घट रहे थे, इसको तो बोलते हैं हम शिफ्टिंग। क्या बोलते हैं, शिफ्टिंग, शिफ्टिंग इन पीपीसी। और दोस्तों इसको क्या बोलते हैं, रोटेशन इन पीपीसी, रोटेशन इन पीपीसी। मान लो आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है व्हाट आर द रीजन, है ना, विच लेड टू पीपीसी शिफ्टिंग। तो दोस्तों क्या रीजन होगा, शिफ्टिंग के रीजन होते हैं चेंज इन रिसोर्सेज। बट अगर पूछता है कि व्हाट आर द रीजन विच लेड द पीपीसी रोटेट, तो उसके लिए क्या रीजन आएगा दोस्तों, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में चेंज आने की वजह से क्या होता है, हमारा पीपीसी रोटेट होता है। अब देखिए टेक्नोलॉजी ना हमेशा दोस्तों क्या होती है, कभी कम नहीं होती, हमेशा बढ़ती है। क्या आपने देखा आपके पास एंड्रॉइड हो, आप फिर से कीपैड नोकिया चला रहे हो, ऐसा नहीं होता ना। टेक्नोलॉजी हमेशा क्या होती है, सेम रहेगी तो बढ़ेगी, और अगर ये चेंज होगी तो क्या होगी, सिर्फ इंप्रूव होगी, इंप्रूव, इंप्रूव, और ये भी क्या होगी, इंप्रूव होगी। लेकिन हमारे दोनों गुड्स के लिए अलग अलग तरीके से इंप्रूव होगी। चलिए अब इसको समझते हैं। देखिए चेंज इन पीपीसी में अगर मान लीजिए मेरे जो गुड्स हैं, मेरे पास रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज, रिसोर्सेज अगर वो इंक्रीज हो जाए दोस्तों, और अगर रिसोर्सेज क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, रिसोर्सेज डिक्रीज, तो दोनों गुड्स एक साथ बढ़ जाएंगे। तो दोनों गुड्स की ना कंजम्पशन देखिए, पहले यहाँ पर था, मान लीजिए इस पॉइंट पर था x1 पे, अब क्या हो रहा है, x2 पे हो रहा है ना, सॉरी। और इसको मान लेते हैं हमारा y1 पे था, और हमारा क्या हो रहा है, y2 पे, यानी क्या दोनों एक साथ आगे बढ़ गया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर अगर हमारे पास रिसोर्सेज कम हो जाएंगे तो यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर पहले x1 पे था, ऊपर ऊपर प्रोडक्शन हो रहा था, अब ये कहाँ पर हो रहा है, x2 पे हो रहा है। और इसी तरीके से यहाँ पर ये y1 पे था, अब ये कहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है, y2 पे हो रहा है, यानी कि नीचे की तरफ आ गया। यानी कि जब भी हमारे इकोनॉमिक्स के अंदर कुछ भी अच्छा होता है, मान लीजिए सरकार है और सरकार ने बोला कल से ना टैक्स फ्री, सब्सिडीज एकदम मुफ्त, है ना, तो कल से प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जो भी चीज हमारे प्रोड्यूसर के लिए अच्छे है, उनके फेवर में होगी, तो उससे हमारे प्रोडक्शन क्या होती है, इंक्रीज होती है। लेकिन कोई भी चीज जो नुकसान है, जैसे मान लीजिए बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, आग लग जाए, तो उससे क्या होता है, हमारी प्रोडक्शन कम हो जाती है। तो अगर हमारे एग्जाम में कोई भी ऐसी चीज स्टेटमेंट आती है कि भाई मार्केट के अंदर ये हो गया, इससे पीपीसी पे क्या फर्क पड़ेगा, तो आप याद रखिएगा, अगर आपकी नजर में वो चीज अच्छी है तो पीपीसी का शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट वर्ड, सॉरी राइट वर्ड, है ना, इंक्रीज हो जाएगा राइट वर्ड। यहाँ पर जो शिफ्ट है उसको दोस्तों क्या बोलते हैं, राइट वर्ड। और अगर कोई भी चीज बुरी होती है तो दोस्तों वो कहां शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट वर्ड। ठीक है, इसके बाद कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए, और ये क्वेश्चन पेपर में करके ही आना है, इसको छोड़ मत देना। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास रोटेशन। रोटेशन, अब रोटेशन मैंने दोस्तों बताया आपके पास कैसे कैसे हो सकता है। या तो हमारा चेंज इन इंप्रूवमेंट टेक्नोलॉजी, इंप्रूव इन टेक्नोलॉजी लॉजी ऑफ गुड वाई, और सेम सेम एक सेकेंड, इंप्रूव इन टेक्नोलॉजी इन गुड एक्स। अब मान लीजिए हमारे जो पहले ना जो वाई गुड थी वो ना इतना प्रोडक्शन करके दे रही थी मैक्सिमम मैक्सिमम, अब अचानक से ना अच्छे गुड आ गए, अच्छे बीज आ गए, या फिर ज्यादा पैसे, मतलब गुड्स, मतलब इसकी टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो गई, बढ़िया हो गई टेक्नोलॉजी, तो उतने ही रिसोर्सेज में हमारे पास क्या हो गया, टेक्नोलॉजी इंक्रीज होने से हमारी प्रोडक्शन बढ़ गई, किसकी, वाई की। क्योंकि सिर्फ वाई गुड्स की टेक्नोलॉजी बढ़ी है, इसीलिए हमारी जो एक्स गुड थी वो क्या रहेगी, अपने सेम पर रहेगी। इसीलिए यहाँ पर P1 से शो कर रहा है पुरानी वाली, लेकिन P2 क्या रहेगा, न्यू वाली। अब देखिए यहाँ पर जो रोटेशन हुआ है ये ऊपर की साइड हुआ, अगर मैं ऐसे ऐसे लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में ऐसे चल जाता है। तो इसको दोस्तों हम बोलते हैं, इसको दोस्तों हम बोलते हैं क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज रोटेशन, क्लॉकवाइज रोटेशन, रोटेशन। तो याद रखिएगा
अगर अगर हमारी वाई गुड्स की जो टेक्नोलॉजी वो इंप्रूव होती है तो रोटेशन क्या होगी, क्लॉकवाइज। बट अगर हमारे पास एक्स गुड की क्या कहते हैं टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है, जैसे हमारे P1 पे था, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई, कहाँ शिफ्ट हो गया, P1 पे आगे तरफ चला गया। लेकिन P1 अपने सॉरी हमारा जो वाई गुड है वो तो वैसे वैसे बना हुआ है, क्योंकि टेक्नोलॉजी कौन सी चेंज हो रही है, सिर्फ सिर्फ हमारी एक्स की टेक्नोलॉजी होती है, हमारे आगे की तरफ चला गया। तो यहाँ पर जो हमारे टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, और यहाँ पर देखिए जैसे ये इधर के साइड गया है, हमारा लेफ्ट वर्ग है, अगर ये ऐसे ऐसे चलता रहा तो क्या चला जाएगा, घड़ी की उल्टी दिशा में। और उल्टी दिशा का मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है सर, क्या हो अगर दोनों की टेक्नोलॉजी एक साथ बढ़ जाए, तो दोस्तों सिंपल सा जवाब है इसका, अगर दोनों की टेक्नोलॉजी एक साथ बढ़ती है तो दोनों ही हमारे क्या हो जाएंगे, आगे की तरफ खिसक जाएंगे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कभी नहीं आएगा कि हमारी दोनों टेक्नोलॉजी कम हो जाए, टेक्नोलॉजी कभी भी कम नहीं होती है। ठीक है, आगे की तरफ खिसक गई। ठीक है, व्हेन बोथ टेक्नोलॉजी improve टुगेदर। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या था, y1 से y2 पे, और ये हमारा x1 से x2 पे, और ये हमारा PPC कहाँ शिफ्ट हो गया, राइट वर्ड शिफ्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। इससे पहले हम डिमांड और इलास्टिसिटी डिमांड को पूरा कर चुके हैं, आप उन लेक्चर को भी पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, और इस सीरीज को हम कंटिन्यू रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।